हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन एट्सेट्रा। और इस चैप्टर में अभी तक हम डिस्कस करके हटे हैं नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम दो तरह के सॉल्यूशंस की मेन बात करेंगे। वैसे तो दो तरह के मेनली हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड सेकंड इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स इन लिक्विड्स को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। तो चलिए सॉलिड्स इन लिक्विड से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, और हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड हो। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, और हम उसी की ही सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी? तो it is the amount of the solute that must be added to 100 gram of the solvent to obtain a saturated solution at any temperature T। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब है कि किसी टेम्परेचर T पे कोई सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व हो रहा है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। क्या मतलब इसका, दोबारा से समझते हैं इसको एग्जांपल से। सपोज़ करें कि मैं एक सॉल्वेंट ले रही हूँ 100 ग्राम्स, और उसके अंदर मान लीजिए सॉल्वेंट पानी है, ठीक है। 100 ग्राम मैंने वाटर लिया और उसके अंदर मैं चीनी डिज़ोल्व कर रही हूँ सपोज़, ठीक है। तो मैंने टेम्परेचर लिया 30 डिग्री सेल्सियस, और 30 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर के अंदर मैंने 10 ग्राम चीनी ऐड की। वो चीनी घुल गई, ठीक है। अब घुल गई तो क्या ये 10 ग्राम उसकी सॉल्युबिलिटी है? ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कैसे? सबसे पहले हम ये समझना ज़रूरी है कि क्या सॉल्यूशन जो बना वो सैचुरेटेड है या नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब मैंने 100 ग्राम पानी लिया, उसमें 10 ग्राम चीनी घोल ली, ठीक है। वो उसमें घुल गई, फिर मैंने थोड़ी सी चीनी उसके अंदर और डिज़ोल्व करके देखी, सपोज़ 1 ग्राम और ऐड की। अब वो चीनी उसके अंदर 1 ग्राम जो थी और ऐड की मैंने, टोटल 11 ग्राम्स होगी, वो भी सपोज़ डिज़ोल्व होगी, ठीक है। अब मैंने 1 ग्राम और ली, वो भी डिज़ोल्व होगी मान लीजिए। अब 1 ग्राम फिर और ली, ठीक है, टोटल 13 ग्राम शुगर होगी मान लीजिए। अब उसके अंदर वो चीनी फर्दर और डिज़ोल्व नहीं हो रही, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन जो बना दैट इज़ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सॉल्यूट और ज़्यादा डिज़ोल्व ना हो सके। तो किसी गिवन टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट हमें ऐड करना पड़ेगा 100 ग्राम सॉल्वेंट में ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके, वो क्वांटिटी जो है सॉल्यूट की दैट इज़ कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो कुछ बातों पे निर्भर करती है, कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है। पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड द सेकंड फैक्टर इज़ टेम्परेचर। तो हम सबसे पहले पहला फैक्टर डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं एक प्रिंसिपल बताऊंगी आपको, लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है। लाइक डिज़ोल्व लाइक, ये कैसा रूल है? ये वही रूल है जो आप अपनी डेली लाइफ में लगाते हो। लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब जो जैसा होता है वो वैसे के अंदर खुलता है ना। लाइफ में भी तो यही रूल लगता है, आप जैसे होते हो वैसे ही आप अपने दोस्त ढूंढ लेते हो। तो सिमिलरली लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब है कि अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो आयनिक है, ठीक है, यानी कि पोलर है, तो वो किसके अंदर डिज़ोल्व होना प्रेफर करेगा? वो हमारा पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होना प्रेफर करेगा, ठीक है। और अगर हमारा
सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो किसके अंदर डिज़ोल्व होगा, हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होना प्रेफर करेगा। क्लियर होगी आपको ये बात, ठीक है। क्या अगर हमारा सॉल्यूट कैसा है, पोलर या आयनिक, तो वो किस में डिज़ोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। और अगर हमारा सॉल्यूट कैसा है, नॉन पोलर है यानी कि कोवलेंट है, ठीक है, कुछ हद तक, तो वो किस में डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा। फॉर एग्जांपल NaCl की बात कर रहे हैं, NaCl हमें पता आयनिक होता है, ठीक है, तो वो किसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, वाटर के अंदर, जो कि क्या है, पोलर है। लेकिन बेंजीन जो नॉन पोलर है उसके अंदर नहीं घुलता। इसी तरीके से आयोडीन अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है लेकिन पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है। अब जितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा यानी कि जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक है हमारे पास NaCl और एक है हमारे पास शुगर, ठीक है। NaCl की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 5.3 मोल्स, और शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 3.8 मोल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस बात से क्या पता चल रहा है कि जो NaCl है वो पानी के अंदर ज़्यादा घुल रहा है क्योंकि NaCl आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और दूसरी तरफ शुगर जो है वो कोवलेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है और वो लेस पोलर है NaCl के कंपैरिजन में। तो जितनी ज़्यादा पोलैरिटी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर NaCl के कंपैरिजन में शुगर कम पोलर है तो फिर वो पानी में क्यों घुल जाती है, तो इसका रीज़न क्या है, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है हमें। जब हम शुगर को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो नए बॉन्ड्स बनते हैं शुगर और पानी के बीच में, और जब शुगर और वाटर के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। और इस एनर्जी की वजह से ही जो शुगर मॉलिक्यूल्स के आपस के बॉन्ड्स हैं या जो पानी के आपस के बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं, ठीक है। जब उनके खुद के बॉन्ड्स टूटेंगे तभी वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे, ठीक है। ये सेम प्रिंसिपल हर तरह के सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे लगता है जो कि आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज़ घुल रही है इसका मतलब क्या है कि उसमें जो बॉन्ड्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वो टूट चुके हैं और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आपस के बॉन्ड बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स किस तरीके से डिज़ोल्व होते हैं या उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे होती है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक NaCl का परफेक्ट क्रिस्टल लिया है, ठीक है। इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जिसको हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, किसी लैटिस को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो एंथैल्पी चाहिए उसको हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, या जब कोई लैटिस बनता है उस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, ओके। चलिए, तो इस लैटिस को ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रेक डाउन क्यों करना है, क्योंकि अगर ये टूटेगा नहीं तो पानी में घुलेगा कैसे। तो अगर हमें कोई चीज़ डिज़ोल्व करनी है तो हमें इस लैटिस को ब्रेक डाउन करना होगा, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, लैटिस एंथैल्पी चाहिए, ओके। अब जैसे ही हम इसके अंदर वाटर डालते हैं तो होता है क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस लैटिस के जो आयंस होते हैं उनको सराउंड करते हैं। ये Na है, इसको कौन सराउंड करने लग गया, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से सराउंड करने लग गए। और जब ये सराउंड करने लगे, सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे ये Cl है, इसको भी कौन सराउंड कर रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से सराउंड कर रहे हैं। तो जब ये आयंस को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ कॉल्ड एज दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्रेशन, ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन या हम बोलते हैं सॉल्वेशन, ठीक है। तो जब हाइड्रेशन होता है या सॉल्वेशन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। क्या होता है, हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्रेशन और दिस इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेशन, ठीक है। और इसके दौरान एनर्जी जो निकलती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन कहते हैं। अब
इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी, लैटिस एंथैल्पी। और जब ये मॉलिक्यूल्स वाटर के इनको सराउंड कर रहे हैं तो हाइड्रेशन की वजह से एनर्जी निकल रही है, जिसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या डिसोल्यूशन बोलते हैं। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा है, if the value of hydration enthalpy is more than the lattice enthalpy, then what will happen? The crystal will break down and it will dissolve in that solvent। ठीक है, वो क्रिस्टल टूट जाएगा और सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो सॉल्यूबल होता है क्रिस्टल। लेकिन अगर ये हमारी जो एनर्जी है हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर ये क्या है लैटिस एंथैल्पी से इसकी वैल्यू कम है, लेस है, तो क्या होगा, ये लैटिस ब्रेकडाउन नहीं होगा, यानी कि ये क्रिस्टल जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो एक्चुअली में जो सॉल्युबिलिटी है वो इन दोनों एनर्जीज़ पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। क्लियर होगी बात। तो चलिए, यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि when ionic solids are dissolved in polar solvents like water, the ions of the ionic solid are surrounded by opposite ends of the polar solvent. This process is called hydration or solvation, and in this process enthalpy is produced, and this enthalpy is called as hydration enthalpy or solvation enthalpy. If hydration enthalpy is higher than the lattice enthalpy, then the compound is highly soluble in polar solvents। तो क्लियर हो गया होगा आपको मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और द सॉल्युबिलिटी कर्व्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे हम, सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का, या इस टॉपिक का नाम हम सॉल्युबिलिटी कर्व्स के तौर पे भी इस टॉपिक को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था आपको कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, या टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? तो अब हमने वही पढ़ना है। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो ये देखा कि 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, एक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है, और एक वो सॉलिड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी का कोई एक पर्टिकुलर रेंज नहीं होती, कभी वो बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से, कभी वो टेम्परेचर के बढ़ने से घट जाती है, यानी कि उसका कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उस तरह के सॉलिड्स की जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो कौन कौन से सॉल्ट्स आते हैं इस कैटेगरी में? NaCl है, KCl, NaNO3, KNO3, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। अब कारण क्या है, क्यों बढ़ती है इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से? तो जब हमने इस प्रोसेस का थर्मोडायनेमिक स्टडी किया तो क्या देखा कि जब हम इस तरह के सॉल्यूट्स को सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, तो एंथैल्पी ऑफ जो हमारी एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव होता है। यानी कि ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो डिज़ोल्यूशन का प्रोसेस है, ये कैसा है, ये एंडोथर्मिक है। इसको करने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो जब हम इसको हीट देते हैं तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलर प्रिंसिपल, द रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन इन विच द हीट इज़ कंज्यूम्ड। और हीट कंज्यूम किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। इसलिए जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाएंगे और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है उन केसेस में जहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होती है। क्लियर हो गया होगा आपको ये सब, ठीक है। जहाँ पर डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव हो, उस केसेस में हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। नाउ द नेक्स्ट, देयर आर सम सॉल्ट्स हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। हमने देखा है कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि लिथियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेट मोनोहाइड्रेट हो गया। तो ये कुछ सॉल्ट्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से
कम हो जाती है। अब वही बात हम थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं इसका, जब हमने इस तरह के सॉल्ट्स को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बना तो हीट निकली, डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसे एक्सोथर्मिक है, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। और अगर हम इस सिस्टम को और ज़्यादा हीट देंगे तो ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहेगा, ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि द रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच द हीट इज कंज्यूम्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट निकल रही है, ठीक है, हीट बन रही है, ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, उल्टा होगा ना, हीट जो है वो कंज्यूम होगी। तो अगर हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होना शुरू हो जाएगा, हीट बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट जो है वो कंज्यूम हो रही है। इसलिए जो सॉल्युबिलिटी है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो वापस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो देखा आपने कि कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से घट जाती है। अब एक तीसरी तरह के सॉल्ट्स आते हैं हमारे पास। तीसरी तरह के जो सॉल्ट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से ना तो लगातार बढ़ती है और ना ही लगातार कम होती है, ठीक है। ऐसा कारण क्या है, क्योंकि ये देखा गया कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनकी जो फॉर्म है, जिनका वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती है, फॉर्म चेंज हो जाती है, यानी कि वो जो सब्सटेंसेस हैं वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम सोडियम सल्फेट की बात करें तो सोडियम सल्फेट को अगर हम 32.4 डिग्री तक हीट करते हैं तो पहले इसके अंदर अगर 2.4 से टेम्परेचर कम रखते हैं तो इसके अंदर 10 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 डॉट 10H2O, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर को 32.4 डिग्री से बढ़ा देते हैं तो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इवेपोरेट हो जाते हैं, भाप बन जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, Na2SO4 के अंदर, ठीक है। यानी कि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकल जाते हैं, यानी कि 32.4 डिग्री ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिस पे सोडियम सल्फेट अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, जिस पे एक सब्सटेंस अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। और एक ही सब्सटेंस की कई सारी जो फॉर्म्स होती हैं उनको हम पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स बोलते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन, एक मिनट सॉरी, हाँ जी सॉरी, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, दैट व्हाट इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर, या फिर आपके पास पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हाँ, टेम्परेचर चेंज होने से क्या हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रही है और फॉर्म के चेंज होने की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो एक सडन चेंज लेती है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए अब हम Na2SO4 का डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि ये Na2SO4 के अंदर सॉल्युबिलिटी पहले क्या थी, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। जैसे ही टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस आया इसकी फॉर्म चेंज हो गई और फिर इसकी सॉल्युबिलिटी कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो थर्ड टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी एक डेफिनेट पैटर्न शो नहीं करती टेम्परेचर के साथ, कभी वो बढ़ जाती है और कभी वो घट जाती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से सब्सटेंस की फॉर्म चेंज हो रही होती है। तो जो पहली दोनों टाइप्स थी जिसमें सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से या तो बढ़ती थी या घटती थी, उस टाइम पे हमें सॉल्युबिलिटी और अगर हम टेम्परेचर के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक कॉन्टीन्यूस कर्व मिलता है। इस तरह के जो हमारे कर्व्स हैं उसको हम कॉन्टीन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स कहते हैं। और जो थर्ड टाइप थी हमारी जिसके अंदर फॉर्म चेंज होती है टेम्परेचर चेंज करने से, तो अगर हम इस केस में कर्व्स देखें तो हमारे पास कॉन्टीन्यूस कर्व्स नहीं आते, डिसकॉन्टीन्यूस कर्व्स आते हैं। इनका नाम है डिसकॉन्टीन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स, ठीक है। तो आपको कॉन्टीन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स और डिसकॉन्टीन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या होते हैं वो पता चल गया होगा, और टेम्परेचर के साथ किस तरीके से सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है वो भी आपको पता चल गया होगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वाई इज़ शुगर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जो चीनी है वो पानी के अंदर क्यों घुल जाती है। अगर हम चीनी को देखें तो चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, जो सुक्रोज़ होती है, जो गन्ने से हमें चीनी मिलती है। जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं एक्चुअली तो ये ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ के अंदर, ठीक है।
शुगर जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन फिर भी चीनी के पानी के अंदर घुल रही है। इसका कारण क्या है कि जो ये सुक्रोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो बने, ये पानी के साथ 5-5 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। ये आप इसके बारे में चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल्स वाला है वहाँ पे हम और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये 5-5 वाटर मॉलिक्यूल्स 5-5 बॉन्ड्स बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और इन्हीं बॉन्ड्स की वजह से, इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जो शुगर है दैट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मुझसे ज़रूर पूछिए, और कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं वो डायरेक्टली मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।